एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स। आप सभी का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? एक्चुअली आज दिन में ना इंटरनेट नहीं चल रहा था, बारिश की वजह से, बारिश और हल्का फुल्का आंधी वांधी भी आई थी थोड़ी सी, उसकी वजह से इधर मेरे वाले जहाँ मेरा स्टूडियो है, घर है, वहां पे थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा था। इसलिए मुझे लगा चलो दोपहर में नहीं हुई तो मैं इवनिंग में ले लूं क्लास, लेकिन ले लूं जरूर, है ना। इसलिए मैंने क्लास आपकी इवनिंग में करवा ली, इसलिए कि ऑफ ना हो आपकी क्लास। ऑफ से बेटर है मैं रीशेड्यूल कर दूं। तो आज इंटरनेट की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। अब इंटरनेट में हम क्या कर सकते हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। चलो फिर सभी बच्चे आ चुके हैं, वासु आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं, उसके बाद है सुरभि नायक, उसके बाद है सिकंदर नाफिया, ओके ठीक है, राहुल, पंकज, भरत कुमार, उमेश राठौड़, उसके बाद है पंकज बिश्नोई, अमित शर्मा, तनु सिंह, राहुल, आकांक्षा गुप्ता। चलिए भाई, सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स। आप सभी का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। चलो फिर स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम कल पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब फटाक से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कल की क्लास में हमने कितना पढ़ लिया था। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन होता क्या है। कोई ऐसा बच्चा है जिसने कल की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज पहले कल की क्लास देख के आए, तभी आज की क्लास समझ में आएगी, अदरवाइज आपको आज की क्लास समझ में नहीं आएगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले मैंने बताया था रेस्पिरेशन होता क्या है। कल मैंने पढ़ाया कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, किसे कहते हैं आप रेस्पिरेशन या श्वसन किसे कहते हैं। तो रेस्पिरेशन का मीनिंग मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि एयर को लेना, एयर में से ऑक्सीजन का हमारे ब्लड में सॉल्युबल होना, उस ऑक्सीजन से ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज के टूटने से एनर्जी बनना, एनर्जी का स्टोर होना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन, श्वसन कहलाता है। उसके बाद मैंने कहा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन दो प्रकार का होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस से हो वो एरोबिक है, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस से हो वो अनएरोबिक है। फिर इन दोनों के एग्जाम्पल नोट करवाए थे, एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़ाया था नेक्स्ट, इसके बाद बताया था कि जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं वो कहां कहां होते हैं, उनकी जगह बताई थी। और उसके बाद मैंने कहा था कि किस ऑर्गेनिज्म का कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना। कहने का मतलब कि कौन सा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है। जैसे मैंने कहा था प्लांट्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो गया, स्टोमेटा, हम लोगों के क्या हो गए, लंग्स। ऐसे ही मछलियों का क्या होता है, गिल्स। मेंढक कहां से सांस लेता है, तो आप बताएंगे स्किन, और साथ में अपना लंग से भी सांस ले सकता है। छिपकली कैसे लेती है, सांप कैसे लेते हैं, बर्ड्स कैसे लेते हैं, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी थी। फिर मैंने कहा था आज हम स्टार्ट करेंगे, आज 2 बजे क्लास नहीं हो पाई थी पंकज जी, है ना, इसलिए तो मैं अभी ले रही हूँ क्लास, इसलिए मैंने रात को 7 बजे आपका शिफ्ट कर दिया था क्लास को। और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो मैंने चैप्टर का एक ओवरव्यू दिया था, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है और किस प्रकार हमारे फेफड़े हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो बच्चा सबसे पहला अगर मैं आपसे पूछ लूं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इज स्टार्टेड बाय विच ऑर्गन, जो श्वसन तंत्र है वो किस अंग से शुरू होता है, तो याद रखिएगा हम सांस लेना मतलब एयर को इनहेल करना, और एयर को आप कहां से लेते हैं, आज योगा डे है तो एक लंबा सा सांस लीजिएगा एकदम बढ़िया तरीके से। तो ये बताइए मैंने एयर कहां से ली है, नोज से ली है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन कहां से शुरू होता है, तो ऑप्शन में होगा नोज या ऑप्शन में होगा नेजल कैविटी, या ऑप्शन में क्या होगा, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी का मतलब होता है नाक की गुहा, दोनों नाक के अंदर यहां वाले हिस्से में, इस हिस्से को जो खाली पड़ा ये हिस्सा जहां पे आपके नाक के बाल होते हैं उसे कहा जाता है नेजल कैविटी, या हिंदी में कहा जाता है नाक की गुहा। जिस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है, खाना कहां खाते हैं, मुंह में खाते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र मुंह से शुरू होता है। और जिस टाइप से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछ ले कहां से शुरू होता है, तो आप बताएंगे नाक से शुरू होता है। सबसे पहले हम एयर को कहां से इनहेल करते हैं, तो नाक से इनहेल करते हैं। नेजल कैविटी क्या है, देखो बेटा, एक होता है माउथ कैविटी, आ करो, ये वाला हिस्सा है ना, एक खाली पड़ा है, इसको बोलते हैं माउथ कैविटी या ओरल कैविटी, मुख की गुहा।
कैविटी का मतलब होता है कोई भी होलो स्पेस, कोई खाली पड़ी हुई जगह, उसे कैविटी कहा जाता है बायोलॉजी में। नाक का ये हिस्सा जो है यहाँ पर अंदर वाला, इसे नेजल कैविटी कहा जाता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले कहां से स्टार्ट हो जाता है? नाक से हो जाता है। नाक से क्या करते हो आप? नाक से आप सब जानते हैं, हम एयर को इन करते हैं, हवा को लेते हैं, हवा नाक से प्रवेश करती है। ऑक्सीजन मत लिखना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं CO2 छोड़ते हैं। भैया मैंने कल ही बताया था आपको, क्लियर किया था, हम एयर लेते हैं ना कि हम ऑक्सीजन लेते हैं। हाँ, अगर कोई वेंटिलेटर पे है तब उसे ऑक्सीजन सिलेंडर चढ़ा हुआ है तब वो ऑक्सीजन ले रहा है, अदरवाइज हम क्या ले रहे हैं? हम एयर ले रहे हैं, हम हवा ले रहे हैं। तो नाक से हवा आती है और बाकी CO2 हो गया या अदर गैसेस होती हैं वो आउट होती हैं। अदर गैसेस का मतलब हो गया अन्य गैस, कोई भी गैस, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, जो भी आपके एनवायरमेंट में है और जो हमारे बॉडी में किसी काम की नहीं थी उसे आपने बाहर फेंक दिया। तो बच्चा CO2 या अदर गैसेस नाक से आप क्या करते हो? आउट करते हो, बाहर फेंकते हो, राइट। अब बच्चों नाक में क्या होते हैं? नाक में होते हैं दो पोर, जिसे बोला जाता है नेजल पोर्स। नेजल पोर्स या हम इन्हीं को बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं अगर आपसे कोई पूछ ले तो? नासा द्वार, नाक के जो दो द्वार होते हैं ना, ये वाला द्वार, यहां से जहां से द्वार का मतलब क्या? दरवाजा, दरवाजे से आप एंटर करते हो तो जहां से एयर एंटर करती है नाक से, उसे नोस्ट्रिल्स या नेजल पोर्स कहा जाता है। नाक के छेद कितने होते हैं? 2, मतलब एक पेयर नोस्ट्रिल्स होते हैं हम लोगों में, एक जोड़ी नाक के द्वार हैं, नाक के दरवाजे हैं, और इन्हीं दरवाजे, ये दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और इन्हीं दरवाजों से क्या आती है? एयर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड या अदर गैसेस जब आप सांस छोड़ते हैं तो यहां से बाहर जाती है। तो हमारी नाक में सबसे पहले एयर एंटर करती है। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नाक के पोर की बात हो गई। अब बात करते हैं नाक में क्या होते हैं? नाक में होते हैं हमारे बाल, जिन्हें कहते हैं नेजल हेयर्स। नाक के बाल और नेजल हेयर्स को साइंस में कहा जाता है सीलिया। सीलिया, और ये जो सीलिया है ना, जो नाक के बाल है ना बच्चा, ये बहुत ही ज्यादा काम के होते हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करते हैं। अक्सर मैंने देखा है लोग अपने नाक के बाल काट लेते हैं सीजर वगैरह से, काहे को, है ना। तो बच्चा ये नेजल हेयर्स होते हैं, इनको हम साइंस में सीलिया कहते हैं। और ये सीलिया क्या करते हैं? जब आप एयर लेते हो, हवा लेते हो, उस हवा में अगर धूल मिट्टी के छोटे मोटे कण आ गए तो उन धूल मिट्टी के कणों को रोकने का काम करता है। देखो कोई बड़ा पार्टिकल होगा, डस्ट पार्टिकल या कोई पोल्यूटेंट का पार्टिकल, धूल मिट्टी का कण या कोई प्रदूषक का कण, तो बड़ा होगा वो तो नाक के बालों के अंदर उलझ के वहीं रह जाएगा। छोटा मोटा होगा वो आपके फेफड़ों तक जा सकता है। तो ये नाक के बाल है ना, ये बच्चा एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। इनका काम क्या है? हवा को फिल्टर करना, हवा को छानने का काम करते हैं। और ये जो नाक के बाल होते हैं ये नेचुरल फिल्टर है। नेचुरल है, जब आपका जन्म हुआ तब से आपको मिले तो नेचुरल है, ऐसा थोड़ी ना आपने आर्टिफिशियल लगा लिए नाक के बाल। तो बच्चा ये हमारे दो काम के होते हैं, नाक के बाल दो काम करते हैं। एक तो हवा को छानने का काम करते हैं, अगर उसमें कोई धूल मिट्टी का कण हुआ, कोई बड़े बड़े कण हुआ, उनको रोक लेंगे। छोटे मोटे कण आपके आगे जा सकते हैं फेफड़े वगैरह में। दूसरा क्या करते हैं, जो एयर होता है ना, एयर में से, एयर में, हवा में जो मॉइस्चर होता है ना, उस मॉइस्चर को सोख लेते हैं। एयर में से जो नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है, उसको सोखने का काम करते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि नाक के अंदर हवा को नमी प्रदान कौन करता है, एयर में से जो नमी होती है, मॉइस्चर होता है, उसको कौन सोखता है, उसका कौन अवशोषण करता है, तो बताएंगे सीलिया करते हैं, सीलिया करते हैं। और यही सीलिया, सीलिया की जड़ें होती हैं, जैसे यहां पर इस तरीके से बाल है, नाक का बाल है, इसकी ये जो जड़ें है ना, और इन जड़ों से क्या निकलता है? एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे हम म्यूकस कहते हैं, जिसे श्लेष्मा कहा जाता है। म्यूकस का मतलब होता है नाक का पानी, नेजल वाटर। जब आपको क्या होता है, जुकाम वगैरह होता है, तो आपकी नाक से बहुत ज्यादा म्यूकस निकलता है, बहुत ज्यादा श्लेष्मा निकलता है। तो ये जो आपके नाक के बाल होते हैं, उनकी जड़ों के पास जो सेल्स होती हैं, उन्हीं सेल से एक लिक्विड या एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसे हम म्यूकस या श्लेष्मा कहते हैं, या नेजल वाटर कहते हैं, या नाक का पानी कहते हैं। राइट, जब आपको जुकाम होता है तो ये पोर्स बहुत ज्यादा खुल जाते हैं, इसलिए नेजल वाटर बहुत ज्यादा निकलने लग जाता है वाटर, और इसी से आपको जुकाम, आप बोलते हैं कि मेरी नाक से पानी निकल रहा है, मतलब मेरी नाक से, मेरे को जुकाम हो गया है।
तो क्वेश्चन कैसे कैसे, जरा ध्यान से सुनिएगा। नाक के पोर या नोस्ट्रिल्स क्या हो गए हैं, ये दोनों, ये वाले हिस्से। उसके बाद नाक के बालों को हम सीलिया कहते हैं, ये नेचुरल फिल्टर की तरह काम करते हैं। और क्या काम करते हैं, एक तो हवा के अंदर धूल मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं उनको रोक लेते हैं, दूसरा एयर में जो मॉइस्चर होता है, हवा में जो नमी होती है उसको सोख लेते हैं, ताकि हवा जो है वो गर्म होके जाए, है ना, हवा क्या हो, गर्म होके जाए। उसके बाद नाक के बालों की जो जड़ें होती हैं, वहां पर जो सेल्स होती हैं, वो एक नाक से चिपचिपा पदार्थ निकालती हैं जिसे म्यूकस, जिसे श्लेष्मा कहा जाता है, जिसे श्लेष्मा कहा जाता है। ये तो बहुत जनरल चीज है। अब बच्चा एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका नाक से क्वेश्चन बनेगा वो मैं स्टार कर दे रही हूं। क्या हमारी नाक में होता है घ्राण क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में ऑल्फैक्टरी रीजन कहा जाता है। जो नाक की कैविटी होती है इस वाले हिस्से में, इस हिस्से में ये नाक की हड्डी होती है, इसे वॉर्मर कहा जाता है। स्केलेटल सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, ये नाक की हड्डी होती है ना, इस हड्डी के दोनों तरफ यहां पे क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी रीजन होता है। और ऑल्फैक्टरी रीजन का मतलब होता है बच्चा हिंदी में घ्राण क्षेत्र। और इस ऑल्फैक्टरी रीजन का काम क्या होता है, ये स्मेल के लिए होता है, घ्राण क्षेत्र कहलाता है। और ये क्या करता है, आपका स्मेल करवाने का काम करता है। क्यों, क्योंकि इस हिस्से से न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन का मतलब होता है तंत्रिका कोशिका, और न्यूरॉन सिग्नल लेकर जाते हैं आपके ब्रेन के पास, आपके दिमाग के पास, और दिमाग पहचान करवाता है कि ये जो स्मेल है ये कैसी है, ये प्याज की स्मेल है, या ये लहसुन की स्मेल है, या गुलाब के फूल की स्मेल है, या कचरे के डिब्बे से बदबू आ रही है, वो बदबू है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑल्फैक्टरी रीजन कहां होता है, तो ऑप्शन में क्या होगा, नाक की गुहा, नेजल कैविटी, या नाक, ऐसा कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। और जो ऑल्फैक्टरी रीजन होता है वो किससे रिलेटेड है, स्मेल से, ऑर्डर से, है ना। स्मेल का मतलब हो गया गंधक से रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि इस हिस्से में न्यूरॉन्स होते हैं, और यही न्यूरॉन्स ब्रेन तक सिग्नल लेकर जाते हैं, और ब्रेन पहचान करता है कि जो स्मेल आप ले रहे हैं वो कैसी है, अच्छी है, बुरी है, या किसकी स्मेल है, गुलाब के फूल की है, या गंदी स्मेल है, या सड़ी हुई स्मेल है, या सड़े हुए आलू की या टमाटर की, किसकी स्मेल है। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया ऑल्फैक्टरी रीजन से। तो सबसे पहले एयर कहां से एंटर हुई, नाक से हुई, नाक से आ गई। अब नाक से यहां से पीछे की तरफ जाती है, इमेज में देखने की कोशिश करना, ये आपका नोज था, नाक से इस तरीके से आपकी हवा आ गई, अब इस हिस्से में जाएगी। देखो कुछ इस हिस्से में अगर मैं यहां पर बनाना चाहूं तो आप मेरे साथ बना भी सकते हो। ये देखो इस तरीके से क्या होता है, ये आपका नोज वाला एरिया है, यहां से आपने हवा ली। अब हवा नाक से होती हुई कहां जाएगी, इस हिस्से में जाएगी। ये आपका मुंह है, मुंह से आपने खाना खा रहे हो ऐसे, है ना। तो बच्चा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, कुछ ये जो हिस्सा है ना, इस हिस्से को कहा जाता है फेरिंक्स। बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज होता है, हिंदी में कहते हैं इसको ग्रासनी या ग्रसनी। फेरिंक्स, फेरिंक्स क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये आपका नाक वाला एरिया था, यहां से आपकी एयर आ रही है, हवा आ रही है। ये आप खाना खा रहे हो यहां से, तो ये खाना जा रहा है। ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो नाक से शुरू हुआ है। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है जो मुंह से शुरू हुआ है। ये श्वसन तंत्र है ऊपर वाला, ये पाचन तंत्र है नीचे वाला। तो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए एक कॉमन पैसेज होता है, एक उभयनिष्ठ मार्ग होता है, उसे फेरिंक्स कहा जाता है। एग्जाम में आते हैं व्हाट इज फेरिंक्स, या फेरिंक्स किस सिस्टम का हिस्सा है, आप बताएंगे फेरिंक्स जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का कॉमन पैसेज होता है। किस किस का, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम का। यहां पर दोनों सिस्टम जो हैं यहां से गुजरता है, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। पाचन तंत्र और जो श्वसन तंत्र होता है उन दोनों के लिए एक कॉमन पैसेज है। कॉमन पैसेज का मतलब होता है उभयनिष्ठ मार्ग, दोनों के लिए एक ही रास्ता है। ये आपका यहां पर दिखा भी रखा है, इस इमेज में आप देख सकते हो। इस इमेज में आप ये रहा, इस इमेज में आप देख सकते हैं, ध्यान से देखने की कोशिश करना। ये रहा फेरिंक्स, यहां पे दिखा रखा है क्योंकि इंसान का मुंह इधर है, मैंने इधर बनाया मुंह, ठीक है। तो यहां से इसका नाक है, ये आपका मुंह है, तो यहां से ये वाला कॉमन पैसेज जो है इसे फेरिंक्स कहा जाता है।
तो एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले आपने एयर कहां से ली, हवा आई नाक से, नाक से कहां गई, फेरिंग्स तक गई। कहां गई बच्चा, फेरिंग्स तक गई, ग्रसनी तक गई। फेरिंग्स क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के लिए एक कॉमन पैसेज है, एक उभयनिष्ठ मार्ग है। तो क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ दो बनेंगे कि नाक से जो हवा लेते हैं वो उसके बाद कहां जाती है, फेरिंग्स में जाती है। यह एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज फेरिंग्स, तो आप क्या बताएंगे, फेरिंग्स डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का हिस्सा होता है। दोनों का हिस्सा होता है बच्चा, कॉमन पैसेज होता है, दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग होता है। अब फेरिंग्स से नीचे की तरफ हवा, हवा कहां जाएगी, तो आपके इस पाइप में, मैं खाने की बात नहीं कर रही हूं, खाना जाता है फूड पाइप में, खाना कहां जाता है, फूड पाइप में, जिसे हम बोलते हैं भोजन वाली नली। लेकिन हम एयर की बात कर रहे हैं, एयर कहां जाता है, एयर जाता है विंड पाइप में, जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं। अब ये हवा कहां जाएगी, इस फेरिंग्स से होते हुए नीचे की तरफ जाएगी हवा, नाक से हवा जो ले रहे हो वो फेरिंग्स में गई, फेरिंग्स से कहां जाएगी, तो फेरिंग्स से जाती है बच्चा आपके विंड पाइप में। तो 3 नंबर पे लिख लीजिए विंड पाइप, और विंड पाइप को कहते हैं हम ट्रैकिया, विंड पाइप को कहते हैं हम ट्रैकिया। हिंदी में बोलेंगे श्वास नली या वायु नली, ठीक है, जिसमें वायु जाती है, श्वास नली या वायु नली का ट्रैकिया, इंग्लिश में ट्रैकिया बोलते हैं, राइट। अब इस ट्रैकिया के ऊपर क्या होता है, इस तरीके से ये आपका पाइप है, और इस ट्रैकिया के ऊपर रहता है आपका वॉइस बॉक्स, इसके ऊपर रहता है इस तरीके से आपका वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स का नाम होता है लैरिंक्स, नाम समझते जाना बच्चा, लैरिंक्स। जो ह्यूमन वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स का मतलब होता है जहां से आपकी वॉइस निकल रही है, जहां से आपकी साउंड जनरेट हो रही है। ध्वनि यंत्र, ध्वनि यंत्र का मतलब होता है जहां से आपकी ध्वनि बन रही है। अभी मैं बोल रही हूं तो जहां से मेरी साउंड जनरेट हो रही है, जहां से मेरी आवाज बन रही है, जहां से मेरे स्वर आ रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ध्वनि यंत्र कहते हैं, जिसका नाम क्या होता है, लैरिंक्स, जिसका नाम क्या होता है, लैरिंक्स। तो अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि ह्यूमन वॉइस बॉक्स का नाम क्या है, या पूछ लिया ह्यूमन साउंड बॉक्स का नाम क्या है, या ह्यूमन ध्वनि यंत्र का नाम क्या है, तो बताएंगे लैरिंक्स। फेरिंग्स अलग चीज है, लैरिंक्स अलग चीज है। और ये लैरिंक्स कहां अटैच्ड है, तो ये पाइप के ऊपर। ये पाइप कौन सी है, ये पाइप है बच्चा ट्रैकिया, और ट्रैकिया का मतलब क्या है, विंड पाइप। तो लैरिंक्स अटैच्ड होता है ट्रैकिया पे, ना कि फूड पाइप पे। फूड पाइप पे नहीं होता है आपका वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स किस पे होता है, श्वास वाली नली के ऊपर अटैच्ड होता है, ठीक है। तो हमारे वॉइस बॉक्स को नाम कहते हैं लैरिंक्स। और जो चिड़िया वगैरह होती है ना, ये इनमें चहचहाट होती है, तो उसका वॉइस बॉक्स कहलाता है सिरिंक्स, सिरिंक्स। हम लोगों का कहलाता है लैरिंक्स। तो लैरिंक्स कहां पे अटैच्ड है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया लैरिंक्स, तो क्या बनेगा, लैरिंक्स अटैच्ड ऑन ट्रैकिया। ये वायु नलिका के ऊपर उपस्थित होता है, या वायु नलिका से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है बच्चा, लैरिंक्स से अटैच्ड होता है। अब क्या होता है इस लैरिंक्स के अंदर, इस लैरिंक्स के अंदर होती हैं पतली पतली वोकल कॉर्ड्स। इस लैरिंक्स के अंदर क्या होती है, पतली पतली मेम्ब्रेन जैसी वोकल कॉर्ड्स होती हैं। वोकल कॉर्ड्स का मतलब होता है स्वर रज्जु, स्वर रज्जु, पतली पतली मेम्ब्रेन जैसी। पॉलीथीन होता है ना, पॉलीथीन का भी 100वां भाग, 100 पॉलीथीन की 100 लेयर में डिवाइड कर दो, और उस 100 में से एक लेयर उठाओ, उतनी पतली पतली क्या होती हैं, वोकल कॉर्ड्स होती हैं, स्वर रज्जु होती हैं। तो जैसे ही यहां से एयर आ रहा है ना, हवा आ रही है, उस हवा, ये हवा जब इस लैरिंक्स से गुजरेगी, तो इस लैरिंक्स के अंदर होती हैं पतली पतली मेम्ब्रेन, जिन्हें हम वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। और ये वोकल कॉर्ड क्या होती हैं, वाइब्रेट होती हैं। क्या होती हैं, वाइब्रेट होती हैं। किससे, एयर से वाइब्रेट होती हैं, हवा से वाइब्रेट होती हैं, और हवा से वाइब्रेट होकर क्या बनाती हैं, साउंड बनाती हैं, ध्वनि बनाती हैं। जो एयर आप ले रहे हैं ना, उसी एयर से क्या आ रहा है, आप बताएंगे बच्चा। ये एयर जैसे ही हमारे लैरिंक्स से गुजर रही है, कुछ यहां पे होता है आपका लैरिंक्स, देखो इसको प्रेस करोगे तो आपकी आवाज में वेरिएशन आ रहा है ना, ये देखो, इसको दबा दो,
अब देखो मेरी आवाज कैसे आ रही है ना। तो बच्चा ये जो लैरिंग्स होता है ना, इसी लैरिंग्स के ऊपर क्या अटैच्ड होता है आपका, सॉरी, इसी लैरिंग्स के अंदर क्या होती है, पतली पतली मेम्ब्रेन होती है, जिन्हें हम वॉइस बॉक्स, जिन्हें हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, स्वर रज्जुएं कहते हैं। और ये जो स्वर रज्जु होती है ये एयर से वाइब्रेट होती है, और वाइब्रेट होके क्या बनाती है, साउंड बनाती है, ध्वनि बनाती है। अब बच्चा लड़कों की आवाज थोड़ी आपको अलग लगती है, लड़कियों की आवाज आपको थोड़ी अलग लगती है। इसका रीजन क्या है? तो बच्चा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर ये जो लैरिंग्स है इसका साइज, लैरिंग्स के अंदर क्या है, वोकल कॉर्ड्स हैं, ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं इनका साइज क्या होगा, लार्ज होगा। अगर इनका साइज लार्ज होगा, लार्ज का मतलब हो गया बड़ा, तो बच्चों क्या होता है, साउंड का जो पिच है वो क्या होता है, लो होता है। पिच लो का मतलब आपकी आवाज में क्या होगा, डीपनेस होगा, गहरापन होगा। कहने का मतलब आपकी आवाज जो है वो भारी होती है। अगर जो वोकल कॉर्ड्स है इनका साइज बड़ा होता है तो बच्चा आप बताएंगे आपके साउंड में डीपनेस होती है, भारी होती है आपकी आवाज। और इसका साइज बड़ा किस में होता है, मेल्स में होता है, लड़कों में वोकल कॉर्ड का साइज बड़ा होता है। इसलिए लड़कों की जो आवाज होती है उसमें गहरापन होता है, कहने का मतलब उनकी आवाज भारी होती है। और अगर ये वोकल कॉर्ड्स हैं इनका साइज छोटा हो, वोकल कॉर्ड्स यानी कि ये ध्वनि यंत्र के अंदर जो ध्वनि रज्जुएं होती हैं इनका साइज छोटा हो, स्मॉल हो, इनका साइज क्या हो, छोटा हो, तो पिच क्या होती है, हाई होती है। और पिच हाई है इसका मतलब आवाज क्या होगी, पतली होगी, और ये आवाज दूर तक जाएगी। ये आवाज कहां जाएगी, दूर तक जाएगी। इसीलिए बोलते हैं लड़कियों की आवाज पतली होती है, लड़कियां कान खाती हैं, है ना, बोलते ना, अरे कान नहीं खा, तेरी आवाज कान से निकल रही है, धीरे बोल, है ना। क्यों? क्योंकि लड़कियों के अंदर क्या होता है, ये वोकल कॉर्ड का साइज छोटी होती है। इसीलिए बच्चा लड़कियों की आवाज जो है उसकी पिच हाई होती है। मैं यहां खड़ी हूं, एक तो मैं आवाज मारूंगी किसी को, या मेरा भाई होगा वो आवाज देगा, मेरे भाई की आवाज कम दूर तक जाएगी, मेरी आवाज बहुत दूर तक जाएगी, बिकॉज मेरी साउंड की पिच हाई है और मेरे भाई के साउंड की पिच लो है। जब बात करते हैं इसके साइज की, तो लड़कों के अंदर क्या होता है, ये होती है अप्रोक्स 20 mm साइज की, और लड़कियों के अंदर होती है 14 से 16 mm, या 14 से 15 लिख सकते हो। लड़कियों के अंदर, फीमेल बॉडी में लड़कियों के अंदर इन वोकल कॉर्ड का साइज कितना होता है, 14 से 16 mm या 14 से 15 mm लमसम इतना ही होता है। ठीक है बच्चा, तो बताओ आप किसकी आवाज भारी होगी, किसकी आवाज पतली होगी, क्वेश्चन यहां से बन सकता है ना। और अगर आपने देखा होगा, कभी आप थिएटर में मूवी देखने गए होंगे तो आपने पक्का देखा होगा, वो एक एडवर्टाइजमेंट आता है, मेरा नाम मुकेश है, ये मेरी मम्मी है, ये पहले बहुत गुटखा खाती थी, है ना, बहुत बीड़ी पीती थी, और अब इनका डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके इनका ध्वनि यंत्र निकाल दिया है और अब ये कभी भी अब बोल नहीं पाएंगी। ऐसा कभी आपने देखा होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी का लैरिंग्स निकाल दिया, अगर आप तंबाकू खाते हो, आप बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, या जर्दा खाते हो, तो इन सब के अंदर जो टोबैको का जो लार होता है वही टार जो होता है वो टार आके इस लैरिंग्स के अंदर आके जम जाता है, और इस लैरिंग्स के अंदर धीरे 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 यहाँ पर जो सेल्स होती हैं, यहाँ पर जो वोकल कॉर्ड्स होती है उनको डैमेज कर जाता है, और वोकल कॉर्ड्स के अंदर पानी भर के पस भर जाता है, और वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो खराब हो जाती हैं। तो अब इन्फेक्शन आगे ट्रैकिया को ब्लॉक ना करे, ट्रैकिया ना खराब हो, क्योंकि लैरिंग्स किसके ऊपर है, ट्रैकिया के ऊपर है। तो डॉक्टर क्या करता है, मजबूरी में इस वॉइस को काट देता है ताकि इंसान तो जिंदा रहे कम से कम। और अब ये इंसान कभी भी बोल नहीं पाता, कभी भी इंसान बोल नहीं पाता है, राइट। तो इसी लैरिंग्स से आपकी साउंड जनरेट हो रही है, क्योंकि इसी लैरिंग्स के अंदर क्या होते हैं बच्चा, आपकी वोकल कॉर्ड्स होती है, और ये वोकल कॉर्ड्स एयर से वाइब्रेट होती है। एयर कहां से आई, नाक से, नाक से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स पे गई,
और फिर इसी लैरिंक्स से होती हुई आपकी आगे ट्रैकिया में चली जाती है। अब मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करवाना चाहती हूँ, लड़कों के अंदर क्या होता है। बॉयज में आप देखे होंगे जो लड़के जिनकी प्यूबर्टी एज चल रही होती है, जो लड़का 15 से 20 साल की उम्र में होता है, जनरली उसमें आपको देखने को मिलेगा उनका यहां पर ये उभरा हुआ भाग होता है। कभी आपने देखा है आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है, छोटे मतलब 15-16 साल का है, जिसकी प्यूबर्टी एज चल रही है, अभी प्यूबर्टी एज का मतलब होता है किशोरा अवस्था, और प्यूबर्टी एज लड़कों की कब से कब होती है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, 14 से 18 साल के बीच में होती है ना। तो उन लड़कों के अंदर यहां देखोगे आपको ऐसे उभरा हुआ भाग दिखेगा बाहर की तरफ, और इसे क्या कहा जाता है, इसे एडम्स एप्पल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, एडम्स एप्पल कहा जाता है। अब हिंदी में ऐसा मत लिख देना एडम्स का सेब, गलत हो जाएगा। एडम्स एप्पल क्या होता है, एडम्स एप्पल कुछ नहीं होता है, ये जो लैरिंक्स होता है ना बच्चा, और जब कोई लड़के की प्यूबर्टी एज चल रही होती है तो इस लैरिंक्स के ऊपर कार्टिलेज इस तरीके से फूलने लग जाती हैं, कार्टिलेज इस तरीके से फूलने लग जाती हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एज। कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि, जैसे आपका ये कान है ना, वैसी स्ट्रक्चर होती है इसके ऊपर, और वो फूलने लग जाती है, और फूल के वो बाहर की तरफ ऐसे उभर जाती है, और उसी उभरी हुई स्ट्रक्चर को एडम्स एप्पल कहा जाता है। और इसी की वजह से भी आपको मैं बता दूं कि लड़कों की आवाज है उसमें भारीपन होता है। एक कारण ये भी होता है लड़कों के साउंड का, लड़कों की जो आवाज में जो भारीपन होता है ना, कभी देखना आप नोट करना कि अगर कोई लड़का 8-10 साल का है, लड़का और लड़की है आपके घर में, छोटे बच्चे हैं 8-10 साल के, उनकी आवाज एक जैसी होती है, लमसम एक जैसी होती है 8-10 साल तक। अब 8-10 साल के बाद क्या होता है, उनके अंदर प्यूबर्टी एज शुरू हो जाती है, तो लड़कियों की आवाज पतली होने लग जाती है, लड़कों की आवाज हैवी होने लग जाती है। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि ये जो लैरिंक्स है इसके ऊपर प्यूबर्टी एज में कार्टिलेज होती हैं, उपास्थियां होती हैं, वो फूलने लग जाती हैं, और फूल के वो बाहर की तरफ ऐसे दिखने लग जाती हैं। उसी स्ट्रक्चर को आप एडम्स एप्पल कहते हो, और वो लड़कों में ही होती है। एक ये कारण होता है लड़कों की आवाज भारी होने का। 18-19 साल के बाद देखना लड़कों की आवाज बहुत भारी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये सेटल डाउन होने लग जाती है, धीरे धीरे एकदम ठीक हो जाती है, सेटल हो जाती है बाद में। तो ये बताओ जरा एयर कहां कहां से आई, कैसे आई, तो आप समझ पा रहे होंगे। एयर सबसे पहले नाक से आई, नाक से कहां गई, ग्रसनी में, और ग्रसनी का मतलब क्या हो गया, फेरिंक्स, फेरिंक्स से कहां गई, लैरिंक्स, लैरिंक्स का मतलब क्या है, साउंड बॉक्स। अब लैरिंक्स किसके ऊपर अटैच्ड है, तो लैरिंक्स इस पाइप के ऊपर अटैच्ड है, और ये पाइप कौन सा है, ट्रैकिया में। तो ये साउंड, अब आपकी साउंड अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी आवाज जनरेट होगी, बाकी आपकी एयर कहां आ रही है, इस ट्रैकिया में आ रही है। और जब इस ट्रैकिया की बात करते हैं तो कुछ बातें लिख लीजिए बच्चा ट्रैकिया के बारे में। ट्रैकिया को श्वास नली या वायु नली कहा जाता है हिंदी में। और ट्रैकिया के बारे में जब मैं आपको बताऊं तो ट्रैकिया की लेंथ कितनी होती है, आपकी जो वायु नली है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा पाइप होता है। ये जो पाइप है, ये वाला पाइप, ये आपका 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा पाइप होता है, जिसका काम क्या है, ये जो पीछे से एयर आई है उसको आपके फेफड़ों तक पहुंचाना। ये आपके लंग्स है, ये आपके फेफड़े हैं, यहां तक पहुंचाने का काम होता है। तो ये क्या करता है, ये एयर को, हवा को कहां पहुंचाता है, लंग्स के पास, फेफड़ों तक पहुंचाता है। अब हवा कहां आ चुकी है, फेफड़ों में आ चुकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं फेफड़े तो 2 होते हैं। यस, बिल्कुल आपने सही सुना, आप में 2 फेफड़े हैं, इसीलिए ट्रैकिया जो है वो ऐसे आकर डिवाइड हो जाती है इस तरीके से। आधी ट्रैकिया कहां गई, बाएं फेफड़े में, और आधी कहां गई, दाएं फेफड़े में। इस तरीके से आपकी ट्रैकिया डिवाइड हो जाती है दोनों फेफड़ों के अंदर। क्यों हुई डिवाइड, क्योंकि भाई जो एयर आ रही है वो तो दोनों फेफड़ों को चाहिए ना, हवा तो इस फेफड़े को भी चाहिए और इस फेफड़े को भी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि एक ही फेफड़े में हवा जाएगी, इसलिए ट्रैकिया क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इसलिए ट्रैकिया क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। मैम उनके अंदर लैरिंक्स होती हैं, नहीं बच्चा, जो लोग गूंगे होते हैं, कहने का मतलब जो लोग बोल नहीं पाते हैं, उन लोगों में क्या होता है, ये जो वॉइस बॉक्स के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो बनती नहीं है, वो बनती नहीं है। अगर 100% गूंगा है, कुछ नहीं बोल पा रहा,
वोकल कॉर्ड्स बनी नहीं। अगर 20-25% बोल पा रहा है, थोड़ा बहुत ऊ आ ऊ कर पा रहा है, इसका मतलब हल्की फुल्की वोकल कॉर्ड्स बनी है। अगर अच्छी आवाज बनानी है तो कम से कम 70 से 80% आपकी वोकल कॉर्ड है, उनका मैचुरेशन जरूरी है। ठीक है बच्चा, ओके तनु। चलिए हाइलीन कार्टिलेज आगे पढ़ाएंगे। शिवा क्या होता है? हाइलीन कार्टिलेज एक टाइप का कार्टिलेज ही होता है। यह हाइलीन कार्टिलेज कहाँ होता है सुन लीजिए। चलो आपने क्वेश्चन पूछा है तो सुन लीजिए। किसी बच्चे ने नाम तो मैं भूल गई हूं। ये जो ट्रैकिया है ना, इस ट्रैकिया के ऊपर इस तरीके से सी आकार की ऐसे कार्टिलेज जुड़ी हुई होती है और इन्हीं कार्टिलेज को कहा जाता है हाइलीन कार्टिलेज। कार्टिलेज होती हैं सी आकार की, और कौन सी कार्टिलेज? नाम है हाइलीन कार्टिलेज, हाइलीन उपास्थि। आपका जो विंड पाइप होता है उसके ऊपर इस तरीके से सी आकार के ऐसे छल्ले जैसे, आधे छल्ले जैसी ऐसे कार्टिलेज लगी हुई होती है, इनको बोलते हैं हाइलीन कार्टिलेज। ये क्या करती हैं? सुनो, ये आपकी ट्रैकिया को स्ट्रेंथ देती है, आपकी ट्रैकिया को स्ट्रेंथ और साथ में पकड़ के रखती है। किसी दिन अगर बहुत ज्यादा प्रेशर से हवा आ गई तो ट्रैकिया फट जाएगा, आपका खेल खत्म हो जाएगा, अब मर जाओगे भाई। अगर आपका विंड पाइप फट गया तो मर जाओगे, ऑन द स्पॉट मर जाओगे। तो क्या होता है बच्चा कि आपकी ट्रैकिया को पकड़ के रखती हैं, ताकि अगर किसी दिन एयर बहुत प्रेशर से भी आ गई ना तो ट्रैकिया पे कोई फर्क ना पड़े। तो ट्रैकिया को मजबूत रखने के लिए आपकी ट्रैकिया के ऊपर ऐसे सी आकार के छल्ले जैसी ऐसे हाइलीन कार्टिलेज लगी हुई होती है। शायद इस फोटो में दिखाया होगा, ये रही देखो इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से हाइलीन कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं। किसके ऊपर? आप कहेंगे आपकी ट्रैकिया के ऊपर, ताकि अगर कभी हवा का बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया है ना, बहुत आंधी वांधी चल रही है, बहुत तेज प्रेशर से आपकी हवा चल रही है, तो आपका ट्रैकिया के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये होती है हाइलीन कार्टिलेज, राइट। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट कि ट्रैकिया है वो डिवाइड हो गई है दोनों फेफड़ों के अंदर इस तरीके से आगे चलकर। ठीक है, अब जब बात करते हैं ट्रैकिया के डिवीजन की तो कुछ नाम होते हैं, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझनी है, बहुत ध्यान से समझनी है ये चीज। ट्रैकिया जब डिवाइड होती है तो कुछ शब्द हैं जिन शब्दों को आपको अच्छे से गौर फरमाना है। ट्रैकिया जिसे हम क्या बोलते हैं? श्वास नली या वायु नलिका। देखो ये रहा, ये कुछ नाम है, ब्रोंकस, ब्रोंक्योल्स एंड एल्वेलाई। एल्वेलाई, ये तीन नाम आपको जानने हैं। क्या हो गया, क्या होते हैं? आपने कभी सुना है कि अगर जो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, उनको ब्रोंकाइटिस हो जाता है? कभी आपने सुना है कि उसको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, उनकी ट्रैकिया की जो पाइप्स होते हैं वो पतली होने लग जाती हैं, वो ब्लॉक होने लग जाती हैं, उनमें सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, इनके अंदर जो धुआं होता है और उनके अंदर जो टार होता है वो जमने लग जाता है। जो लोग चेन स्मोकर होते हैं उन्हें ब्रोंकाइटिस होने लग जाता है। अब क्या होता है ये ट्रैकिया का ब्रोंकाइटिस, इसके बारे में बात करते हैं। ओह शिट यार, आज ये इंटरनेट सुबह से प्रॉब्लम कर रहा है, फिर चला गया। बच्चों मेरा ना इंटरनेट चला गया है, अगर आपके तक मेरी साउंड आ पा रही है तो प्लीज। आज सुबह से ही ये बारिश के कारण इंटरनेट में प्रॉब्लम हो रही है, मेरी तरफ से इंटरनेट